ब्रांस्टेड-लोरी सिद्धांत। तो ब्रांस्टेड-लोरी, ये ब्रांस्टेड था एक रसायनज्ञ जो डेनिश देश का था। कहाँ का था? डेनिश देश का था एक रसायनज्ञ। और लोरी था एक अंग्रेज रसायनज्ञ। लोरी क्या था? एक अंग्रेज रसायनज्ञ। दोनों ने मिलकर अम्ल क्षार की परिभाषा इस प्रकार दी कि अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, यानी जो प्रोटॉन देते हैं, P+ देते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और जो P- ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, वो ग्राही क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। इस प्रकार डेनिश देश का जो वैज्ञानिक था ब्रांस्टेड और अंग्रेज वैज्ञानिक था लोरी, दोनों ने मिलकर इस प्रकार ये परिभाषा दी। तो इस सिद्धांत का नाम पड़ गया ब्रांस्टेड-लोरी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं तथा क्षार क्या होते हैं? प्रोटॉन ग्राही। यहाँ जैसे HA क्या है? अम्ल है जो क्रिया करता है क्षार से, तो क्या बनाता है? संयुग्मी क्षार, और आगे संयुग्मी अम्ल बनाता है। तो यहाँ पर हम ये तीर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, ये इससे अभी क्रिया करेगा। तो ये अम्ल इस संयुग्मी क्षार के साथ मिलकर क्या बनाता है? अम्ल संयुग्मी क्षार बनाता है। इसी प्रकार ये क्षार संयुग्मी अम्ल के साथ मिलकर क्या बनाता है? क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म बनाता है। ये परस्पर एक दूसरे से क्रिया कर जोड़े का निर्माण कर रहे हैं, युग्म बना रहे हैं। जैसे अम्ल संयुग्मी क्षार के साथ मिलकर एक युग्म बना रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म। इसी प्रकार ये क्षारक अम्ल संयुग्मी अम्ल के साथ अभी क्रिया कर क्या कर रहा है? क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म बना रहा है। और उदाहरण से समझना चाहें तो जैसे ये जल है और ये अमोनिया है। जल अमोनिया के साथ अभी क्रिया करता है, तो जल से एक हाइड्रोजन, यानी जल एक हाइड्रोजन निकाल देता है। क्या कर देता है? प्रोटॉन का दान कर देता है। H+ देगा तो क्या होगा? प्रोटॉन का दान हुआ। और क्या बनाता है? ये OH बनाता है आगे चल के। ये क्या बनाता है? OH बनाता है। तो ये क्या हो गया? प्रोटॉन दाता। इसी प्रकार अमोनिया क्या करता है? अमोनिया आगे चलकर वो जो जल ने प्रोटॉन दान किया था उसे ग्रहण कर लेता है और क्या बनाता है? NH4। तो ये क्या कहलाता है? प्रोटॉन ग्राही, यानी प्रोटॉन इसने क्या किया है? ग्रहण किया है, लिया है। तो यहाँ अमोनिया होगा प्रोटॉन ग्राही। अमोनिया तो क्या हो गया? प्रोटॉन ग्राही। और ये जल क्या हो गया? जल हो गया प्रोटॉन दाता हो गया, प्रोटॉन दाता। तो हम इसको नोट्स के रूप में लिख लेंगे। यहाँ जल प्रोटॉन दाता है, अतः जल क्या है? अम्ल है। यह प्रोटॉन देकर संगत क्षार, जैसे कि संयुग्मी क्षार OH को क्या कहेंगे? संयुग्मी क्षार में बदल जाता है। अमोनिया NH3 प्रोटॉन ग्राही है, अतः ये क्या है? ग्रहण करने वाला क्षार है। और ये क्या करता है? प्रोटॉन ग्रहण करके संगत अम्ल अमोनियम आयन में बदल जाता है, जिसे क्या कहते हैं? संयुग्मी अम्ल कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लोइस अवधारणा। अम्ल व क्षार पर लोइस ने क्या अवधारणा दी, तो उस अवधारणा के बारे में हम बात करते हैं। तो लोइस ने क्या बताया और ब्रांस्टेड-लोरी ने क्या बताया, यहाँ अंतर भी हम समझेंगे। तो ब्रांस्टेड-लोरी तो ये कहता है कि प्रोटॉन यानी P+ प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाता है, यानी प्रोटॉन देने वाला क्या कहलाता है? अम्ल। और प्रोटॉन ग्राही यानी ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ये थी ब्रांस्टेड-लोरी की
अम्ल क्षार की परिभाषा। अब हम पढ़ रहे हैं लोइस अवधारणा। लोइस अवधारणा, लोइस अवधारणा क्या कहती है? यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो लोइस ने क्या बताया अम्ल क्षार के बारे में कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही या ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन ग्राही तो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। और इलेक्ट्रॉन दाता या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा, क्षार। तो दोनों में अंतर ये था कि ब्रॉन्स्टेड लोरी में तो किसकी बात हुई थी? प्रोटॉन की बात हुई। प्रोटॉन दाता तो अम्ल कहलाएगा और प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। जबकि लोइस अवधारणा में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्राही यानी ग्रहण करने वाला तो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल। और इलेक्ट्रॉन दाता या इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। ये दोनों की अवधारणाओं, सिद्धांतों में क्या है? अंतर है। इनमें ज़्यादातर कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स को, तो मैंने इनमें अंतर भी आपको अच्छी तरह समझा दिया है। अब आगे देखते हैं, ये लोइस की संकल्पना है जिसको आप नोट्स के रूप में बना सकते हो। तो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है BF3। उदाहरण है BF3 और साथ में यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 2 डॉट दिखाई दे रहे होंगे। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये क्या है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसे इलेक्ट्रॉन धनी या एकाकी इलेक्ट्रॉन का युग्म रखने वाला कौन हो गया? अमोनिया हो गया, जो क्या है? एक क्षार है। और BF3 क्या है? यहाँ पर अम्ल है। ये दोनों परस्पर क्रिया कर क्या बनाते हैं? ये दोनों परस्पर क्रिया कर BF3, यहाँ पर BF3 था जो इधर क्या लिखा गया है? तीर के बाद F3 पहले और B बाद में लिखा गया है। और जो ये क्षार था वो क्षार आगे की तरफ लिखा गया है और इधर से तीर किसकी तरफ आ रही है? अम्ल की तरफ आ रही है, F3B की तरफ। तो इस तरह इसको हमें दर्शाना है। तो इसके अनुसार लोइस क्षार इलेक्ट्रॉन देते हैं। लोइस क्षार जो होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म था, इसका क्या करता है? ये दान करता है। तो लोइस क्षार क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। तथा लोइस अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर यौगिक बनाते हैं। ये लोइस अम्ल है। ये लोइस अम्ल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और क्या करता है? यौगिक बनाता है। यौगिक क्या बनाया इसने? F3B यौगिक बनाया। जबकि इधर क्या था? BF3 था। इधर क्या था? इधर था BF3। जबकि क्रिया कर आगे तीर के बाद क्या बनाया इसने? F3B बनाया है यौगिक। यहाँ दोनों परस्पर उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। दोनों किसके द्वारा जुड़े होते हैं? उपसह संयोजक। इन दोनों के मध्य में यहाँ क्या होता है? उपसह संयोजक बंध होता है। BF3 और B दोनों के मध्य क्या होता है? उपसह संयोजक बंध होता है। क्या होता है? उपसह संयोजक बंध। यहाँ पर क्या होता है? उपसह संयोजक बंध होता है। तो इस संकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल का कार्य करेंगे। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो यौगिक क्या कहलाएंगे? अम्ल का कार्य करेंगे। तो हम उन्हें क्या कहेंगे? लोइस अम्ल कहेंगे। साधारणतः धन आयन या वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है लोइस अम्ल कहलाते हैं। धन आयन हो, साधारणतः कैसे यौगिक हो? धन आयन यौगिक हो। जैसे बोरोन है, बोरोन इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। तो 1s2 2s2 2p1। इसका जो दूसरा कक्षक है, दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 ही है। जबकि आने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। यहाँ P कक्षक में 6 भरे जाते हैं, भरा हुआ कितना? 1 ही है। इसलिए क्या है? अष्टक अपूर्ण है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम 13 पे आता है, तो इसका अष्टक अपूर्ण है। जैसे 1s2 2s2 2p6 10 3s2 3p1। तो
तीसरा कक्षक यहाँ एल्यूमिनियम में क्या है, एल्यूमिनियम में तीसरा कक्षक अपूर्ण है। इस तीसरे कक्षक का जो अष्टक है वो क्या है, अपूर्ण है। इसी प्रकार मैग्नीशियम में भी तीसरा कक्षक आ जाएगा जो अपूर्ण रहेगा। सोडियम में भी तीसरा कक्षक आएगा जो अपूर्ण रहेगा। तो जिनका अष्टक अपूर्ण होता है वो लोही संबल कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। मैंने आपको पहले बता ही दिया है। जैसे ये जल है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रख रहा है। ऑक्सीजन एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ है, एक यहाँ पर है। यहाँ पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अमोनिया के पास कितने हैं, अमोनिया के पास 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, लोही से क्षार कहलाते हैं।